Hello and welcome to AK Education Group. Let's get started and look at the topic major domain of the earth. Watch this video at the end so that each and every points will be covered and clear. This video is based on foundation. It will helpful for you guys every exams and sixth class students will be easily solve all questions which is mentioned in this chapter. So let's start this chapter. As you can see, all the planet, only one earth, only earth is the have life, because there is a various continent but three component is necessary for our survival life. जैसे कि हम देखते हैं कि हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते विदाउट वाटर, विदाउट लैंड, विदाउट एयर। तो हम इन्हीं तीन कंपोनेंट को जोड़कर जब हम एटमॉस्फेयर में हम बायोस्फीयर बनाते हैं। इस बायोस्फीयर को इट्स स्मॉल नैरो जोन को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। वी कैन अंडरस्टैंड दिस बायोस्फीयर फ्रॉम दिस। सपोज दिस इज एयर, दिस इज लैंड एंड दिस इज वाटर। तो इन तीन का ये जो नैरो जोन है ये वाला, तो इस जोन को हम बायोस्फीयर कहते हैं। बिकॉज ऑल द स्पीसीज आर सर्वाइवल हेयर, सो इट्स नेसेसरी फॉर अस। लाइक चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, स्पीसीज हो, एनिमल हो, या फिर और से एवरीथिंग इज सर्वाइवल हेयर। एंड you can't imagine all the continent is only 29% land for our survival life, and 71% on the earth water is having. So we can move in a detailed manner, so we can understand each and every points. Okay, तो हम यहाँ पर लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इन दिस कॉन्टिनेंट हम ये देखेंगे, वर्ल्ड मैप को देखेंगे। ये जो हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब के अंदर हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट्स। और जब हम लिथोस्फीयर की बात करते हैं तो इस लिथोस्फीयर में क्या होता है कि जो ये सरफेस है, जो सरफेस है या सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है, हम इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इस लिथोस्फीयर में क्या क्या हमें कंपोनेंट मिलते हैं कि इसी लिथोस्फीयर में हमें कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम एशिया को देखते हैं, हम यूरोप को देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं, अफ्रीका को देखते हैं, साउथ अमेरिका को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। तो ये सारे क्या हैं? कॉन्टिनेंट हैं। बट अगर हम इन कॉन्टिनेंट के अंदर भी अगर हम कॉन्टिनेंट को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो ये पिक्चर देखने की कोशिश करें एंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ द अर्थ लिथोस्फीयर एंड व्हाट इज़ द क्रस्ट, एंड क्रस्ट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं वो देखने की कोशिश करें। जो भी हमारा अर्थ है, अर्थ पर जितना भी लैंड है हमारे पास, वो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स में है। जो कि हम देख सकते हैं कि सपोज दिस इज़ अर्थ, दिस इज़ अर्थ, और अर्थ का हम अगर अर्थ के कोर से, जैसे सपोज दिस इज़ कोर, और अगर हम कोर से ऊपर की साइड, सरफेस की साइड जाएं, दिस इज़ सरफेस। अगर हम सरफेस की साइड जाएं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? क्रस्ट बोलते हैं हम, जो कि थिन लेयर है। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा थिक है, ये दिस इज़ थिन लाइन। ओके, अब अगर हम यहाँ पर क्या देखें कि इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट भी बोलते हैं, लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, एंड अपर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं। जो ऊपर का मेंटल एरिया से ये क्या होता है? ये मेंटल एरिया से थोड़ा टच होता है, अपर मेंटल लेयर से। क्योंकि अगर हम पूरे इसे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या है कि ये जो अर्थ है, अर्थ हमारे थ्री लेयर में बटा हुआ है, जैसे कि कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। जो हमारा
इनर कोर एरिया है, दिस इज एरिया, इट्स कॉल्ड इनर कोर। एंड अगर थोड़ा सा इससे ऊपर जाए तो आउटर कोर होगा, फिर इनर मेंटल होगा, आउटर मेंटल होगा, देन क्रस्ट, इनर क्रस्ट और अपर क्रस्ट। तो जो ये हमारी लाइन है, ये ऊपर की लाइन जो है, ये हमारी क्या है, अपर क्रस्ट है, जो कि बहुत थिन है, बहुत फाइन है। अगर हम क्रस्ट टू मेंटल तक आए तो हमारा 2900 किलोमीटर ही क्रस्ट टू मेंटल तक आता है। लेकिन अगर हम मेंटल से 50 और इनर आउटर कोर की ओर आए तो यहाँ पर हमारा 51 किलोमीटर जो डिस्टेंस होगा। और हम अगर एकदम कोर में आए, कोर हमारा जो है वो सॉलिड होता है, एकदम थिक होता है, सॉलिड होता है। एंड यहाँ पर हमारा क्या होता है कि 78 किलोमीटर होता है। तो हम इसे इन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में। बट अभी हम इतना ही 6 स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम चले तो हम इतना ही अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द इनर कोर, व्हाट इज़ द मेंटल कोर एंड व्हाट इज़ द क्रस्ट। एंड क्रस्ट को इजीली हम ताकि समझ पाएँ कि हमारा जो अपर मोस्ट लेयर है वहाँ पर हमारा सॉलिड से बना होता है, जो कि हमारा बहुत से कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन कंटेंट एलिमेंट्स मिले हुए होते हैं, बहुत सारे सस्टेन ऑर्गेनिज्म है होते हैं, जिसमें अगर हम देखें कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट भी हमारा जो उसका सरफेस है वो दो डिवीज़न होता है उसका, जो कि हम एक डिवीज़न को बोलते हैं कॉन्टिनेंट, जो कि हम लैंड से डिफाइन करते हैं या डोमिनेट करते हैं। बट अगर दूसरा ही साइड जो है, जैसे ये देख रहे हो आप वाटर, तो इस वाटर को हम क्या बोलते हैं, ओशनिक बेसिन भी बोलते हैं या ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। ओके, तो ऑल दिस ओशन ऑफ द वर्ल्ड कनेक्टेड विद वन अनदर, एक दूसरे से ये कनेक्टेड है, और ये हमारी सर्वाइवल लाइफ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज। Try to understand, it's very clearful because the sea level of remain the same everywhere, हर जगह सेम है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज़ मेजर फ्रॉम लेवल ऑफ द सी। अगर हम मेज़रमेंट करें अगर हम सी को, तो ये हम कहाँ से करेंगे, एकदम एलिवेशन को सी से लेकर 0 से लेकर और अपर तक हम जाएंगे, एंड देन हम उसे मेज़र करेंगे किस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाईएस्ट माउंटेन पीक की, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो 80,848 किलोमीटर अबाउ द सी लेवल है। हम क्या करेंगे, जो उसका हाइट नापेंगे वो सी को हम 0 से मेज़र करेंगे एंड अपर तक उसकी पूरी हाइट को नापेंगे। और अगर हम इन द वर्ल्ड की बात करें तो जो मैरियाना ट्रेंच है वो पैसिफिक ओशन के अंदर है, और वो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ट्रेंच है, ठीक है। वी कुड इमेजिन डेप्थ ऑफ द सी इज मच मोर देन वी कैन हाईएस्ट पॉइंट। अब हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है, जैसे कि यू कैन सी दिस पिक्चर, सॉरी, यस। अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो हमारे पास 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम देखेंगे अपने एशिया को, जहाँ पर इंडिया रिलाई करता है, एंड देन उसके बराबर में यूरोप है। यूरोप एंड एशिया को मिला के हम यूरेशिया भी कई बार बोलते हैं। और एशिया और यूरोप को जो डिवाइजेशन होता है, इसका डिवीजन होता है एशियन यूरोप का, तो उसे माउंटेन एवरेस्ट के यूराल माउंटेन के इसे क्लियर कट करता है, इसके एशिया एंड यूरोप को डिवाइड करता है आपस में। एंड अफ्रीका इसके वेस्टर्न साइड में और जाएंगे तो हमें अफ्रीका देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न अमेरिका मिलेगा, साउदर्न अमेरिका मिलेगा। तो हम किस तरीके से दिखाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मैप में। जो एशिया है वो सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे अर्थ का, और ओनली 30% जो लैंड है वो यहाँ पर कवर करता है। मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट है या वर्ल्ड का 30% जो टोटल एरिया है अर्थ का वो ये कवर करता है। ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि अर्थ को
पूरे इस मैप में कि जो एशिया है वो इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है वो जो कि एकदम मोस्ट ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। अगर जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारा जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है, अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिसमें सबसे लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो हमारे पास एशिया है, हमारा एशिया, जिसमें इंडिया भी रिलाई करता है। एंड यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एशिया है, यूरोप, वेस्टर्न साइड में हम जब जाएंगे तो यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्दर्न अमेरिका है, साउदर्न अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स हमें 7 कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं और पूरे लैंड मतलब पूरे अर्थ पर। ठीक है, जो अब अगर हम देखें अपने एशिया को, तो एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है in the world and only 30% of the land of the earth continent rely in the eastern hemisphere and इस जो भी हमारा इस ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया से होकर गुजरता है, और जो कि यू कैन सी हियर। एंड ये जो एशिया से अगर हम इन अ ब्रॉडर सेंस में पढ़ें तो ये एशिया से होकर गुजरता है, एशिया से पास होकर गुजरता है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप। हमें एशिया जो यूरोप से सेपरेट करता है वो हमें यूराल माउंटेन करता है। ठीक है, और क्या अगर हम इसकी बात करें इन द वेस्ट तो हमें यूरोप देखने को मिलता है। एंड इसका जो एशिया है, एशिया और यूरोप को मिला के हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया। ओके, अगर हम वेस्टर्न साइड में जाएंगे एशिया के तो हमें देखने को मिलेगा यूरोप। वो एक छोटा सा स्मॉलर कॉन्टिनेंट है। अगर हम कंपेयर करें एशिया से तो बहुत ज़्यादा छोटा है। दिस कॉन्टिनेंट रिलाइज ऑन द वेस्ट ऑफ एशिया, हम इसे वेस्ट ऑफ एशिया भी बोलेंगे। एंड आर्टिकल सर्कल जो है वो पास करती है इससे एंड इसमें इट इज़ बाउंड ऑफ वाटर बॉडीज़ 3 साइड। अगर हम देखें यहाँ पर यूरोप को तो हमारी जो यूरोप जो है वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, यू कैन सी हेयर क्लियरली। एंड अगर हम बात करें अफ्रीका की तो सेम हेयर, अफ्रीका ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। देन यहाँ पर जो है हमारे 3 जो इमेजिनरी लाइन है, इक्वेटर, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, तीनों होकर गुजरती है। तो यहाँ ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे 3 इमेजिनरी लाइन पासिस होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट लार्ज, जो हमारा जो ये वाला इक्वेटर वाला एरिया है और ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है, तो हमें ये ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर जो है नॉर्दर्न साइड को डिनोट करती है। एंड जो अफ्रीकन ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये साउदर्न को डिनोट करती है। तो हमें अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें 3 लाइन जो है होकर गुजरती है। एंड इसकी अगर हम बात करें कि यहाँ पर सहारा डेजर्ट, यहाँ पर हमें सहारा डेजर्ट देखने को मिलता है जो कि नॉर्दर्न साइड में है और सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट डेजर्ट है ये। और यहाँ पर हमें अफ्रीका के अंदर हमें नाइल रिवर देखने को मिलती है। ठीक है, अफ्रीका में फ्लो होती है नाइल रिवर, हमेशा याद रखना। एंड अगर हम ड्रैकनबर्ग की माउंटेन की बात करें तो यहाँ पर साउदर्न अफ्रीका में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट विल मूव ऑन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका एंड उसके बाद हम नॉर्थ अमेरिका के बाद आते हैं। तो दिस इज़ द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ लिंक्ड to South America by a narrow strips of land. It's called Isthmus of Panama. ये जो छोटी सी ये लंबी सी लाइन स्ट्रिप जो जा रही है, it's called Isthmus of Panama. The continent rely completely in northern and western hemisphere. You can see, अगर हम एशिया को देखेंगे, यूरोप को देखेंगे तो ये इसके भी बियॉन्ड वेस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है जो कि हमें देखने को मिलता है।
और यहाँ पर इसके अगर ओशन की बात करें तो यहाँ पर ओशन ये भी 3/4 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है। वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन एंड ईस्टर्न साइड में अटलांटिक सी, ये सारा घिरा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम नॉर्थ साउथ अमेरिका के ऊपर जाते हैं तो साउथ अमेरिका को यू कैन सी दिस एंड एक सेकेंड, यस। नॉर्थ अमेरिका में क्या है कि नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन है एंड जो कि मोस्टर्न ईस्टर्न वेस्टर्न साइड है, एंड अगर अपाचियन माउंटेन की बात करें तो ये बिल्कुल ईस्टर्न साइड में है। तो यहाँ पर ये हमारा क्लियर होता है नॉर्दर्न अमेरिका। एंड अगर हम साउदर्न अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर ये भी 2 लाइन से होकर 2 इमेजिनरी लाइन पासिस होती हैं थ्रू द साउथ अमेरिका। और यहाँ से कौन कौन सा होता है, इक्वेटर एंड ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये भी हमारा साउदर्न अमेरिका, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है, जो कि इसके सराउंडेड है ओशंस एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड में, यू कैन सी इजीली। एंड माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ में इसकी जो माउंटेन है वो रिलाई कर रही है। इट हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजन, यू कैन सी दिस इज अमेजन रिवर एंड इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दिस इज़ द ऑस्ट्रेलिया, you can see Australia is the smallest continent that rely entirely in the southern hemisphere. It is surrounded in all sides. इसके चारों तरफ जो है वो ओशन से घिरा हुआ है। और ये कौन सा है, स्मॉलेस्ट साइज है, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट साइज है इन द वर्ल्ड। इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो आइलैंड, इसे आइलैंड भी बोलते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका इज़ अ कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर इज़ ए ह्यूज कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल रिलाई, यहाँ पर पूरा का पूरा जो साउथ पोल है वो पूरा साउथ पोल पर रिलाई करता है। बट सबसे खास बात यहाँ है कि यहाँ पर सर्वाइवल लाइफ नहीं है, बिकॉज गाइज यहाँ पर सबसे ज़्यादा आइस शीट से कवर है ये जो कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पर हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि यहाँ पर हम सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पर बस एक चीज़ है कि बहुत सारी कंट्री जो है वो रिसर्च स्टेशन सर्च कर रही है यहाँ पर, ताकि जैसे कि इंडिया भी ऑल्सो रिसर्च स्टेशन कर रही है यहाँ पर, जैसे कि मैत्री हो गया, दक्षिण गंगोत्री हो गया, तो ये सारा रिसर्च कर रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर देखो इंडिया को एक बार, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इंडिया को देख सकते हैं। हमारे इंडिया में भी जो 2 तरफ से 3 साइड से जो है वो वाटर से कवर है, जिसे पेनिनसुलर हम बोलते हैं। जैसे कि वेस्टर्न साइड में अगर हम देखें तो वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, और ईस्टर्न साइड में वे ऑफ बंगाल है, और नीचे हमारा जो टच है वो श्रीलंका है। और श्रीलंका और इंडिया जो है उसके बीच में जो है कौन सी स्टेट है, स्टेट ऑफ पनामा है, ठीक है। तो हम यहाँ इजीली अपने इंडिया को भी कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, हाँ, अब अगर हम साउथ और अमेरिका की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने इस्तमस बताया था, तो ये मैप इट विल ईजी टू अंडरस्टैंड। नॉर्थ अमेरिका दिस इज़ एंड साउथ अमेरिका दिस इज़, और जो ये बीच का नैरो पॉइंट है, दिस इज़ एरो पॉइंट लगा हुआ है, इट इज़ कॉल्ड इस्थमस या नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग 2 लैंड मासेस। बस यही एक है जो कि हमारे एक दूसरे कंट्री में हम लैंड के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें जाएं, हाँ, जो हमारा ये कॉन्टिनेंट है, तो ये कॉन्टिनेंट जो है हमारा अटलांटिक जो है, जो हमारा ये रिवर है, ओशन है, तो यहाँ से होकर कई बार हम शिप्स के थ्रू भी हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं फर्दर।
पेज उसमें स्लाइड से। बिफोर द अंडरस्टैंडिंग ओशन, तो मुझे फ्रेंड्स ये बताइए कि नेम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि विच इज़ लार्जर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो लार्ज है। तो आप मुझे ये बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर। एंड नेक्स्ट मैं चलती हूँ ओशन की ओर। तो देन ओशन में हम क्या पढ़ देखते हैं कि जो ओशन को हम डिनोमिनेट करते हैं हाइड्रोस्फीयर से, विच इज़ इंटरकनेक्टेड। द ओशन वाटर ऑलवेज मूविंग करती है थ्री चीफ मोमेंट से, लाइक वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट। एंड 5 मेजर जो है कॉन्टिनेंट है इसके, सॉरी ओशंस है, जो कि है पैसिफिक ओशन। यू कैन सी दिस इज पैसिफिक ओशन, दिस इज वेस्टर्न साइड एंड दिस इज ईस्टर्न साइड, ठीक है। एंड अटलांटिक सी वेज, दिस इज अटलांटिक सी। इंडियन ओशन, दिस इज इंडियन ओशन एंड साउदर्न ओशन, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू साइज वी कैन सी अहेड। एंड नेक्स्ट ओशन, द पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट ओशन है। इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ लाइक एशियन कॉन्टिनेंट। एंड मैरियाना ट्रेंच, जो कि मैंने अभी पहले ही भी बताया था कि डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है, इट्स रिलाई इन द पैसिफिक ओशन के ऊपर क्या करती है, रिलाई करती है, इसके अंदर है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप। अगर हम इस पैसिफिक ओशन को देखेंगे तो इट इज़ सर्कुलर शेप है, जो कि कवर करती है एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को एंड नॉर्दर्न एंड साउदर्न अमेरिका को, ठीक है, इस तरीके से करती है। अगर हम इसके लोकेशन को फाउंड करें तो हम यहाँ पर देखेंगे, दिस इज़ पैसिफिक ओशन। यहाँ कहाँ रिलाई कर रही है, नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका, देन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये यहाँ से 4 कॉन्टिनेंट को कवर करती है, यह एक पॉइंट है। एंड दिस इज़ कॉल्ड, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें क्या करता है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। एंड अगर हम अंटार्कटिक ओशन की बात करें तो अंटार्कटिक ओशन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। दिस इज़ डिनोमिनेट एस, अगर ये एस साइज़ में है, यू कैन सी दिस। और यहाँ पर हम ट्रेड भी यहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर सबसे बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है, सॉरी ओशन है। एंड यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक दूसरे कंट्री के साथ या एक दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ ट्रेड करते हैं, पॉलिटिकली, सोशल, इकोनॉमिकली रिलेशन को बिल्डअप करते हैं, और ताकि इजी रहे हमारा बाय थ्रू द शिप, क्योंकि शिप के थ्रू ट्रेड करना बहुत चिपेस्ट प्राइस पर हम मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो इट्स बेनिफिशियल फॉर ऑल दिस कंट्रीज़। एंड अगर हम बात करें अफ्रीका की, यहाँ पर रिलाई कौन सी कंट्रीज़ कॉन्टिनेंट करती है, साउदर्न अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्दर्न अमेरिका एंड यूरोप, ये 4 कॉन्टिनेंट हैं, यहाँ पर भी ये रिलाई करते हैं। और यहाँ पर जो ये है, ये कोस्ट लाइन जो है, अटलांटिक सी ओशन इज़ हाईली इंटेंडेड, दिस इज़ इरेगुलर इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स। ये नेचुरल हार्बर पोर्ट्स वगैरह के लिए भी फेमस है। द पॉइंट ऑफ इज दिस, मैंने जैसे कि बताया, दिस इज़ द बिगेस्ट ओशन। एंड अगर हम नेक्स्ट अगर हम इंडियन ओशन की बात करें, दिस इज़ द वन ओशन इन दिस वर्ल्ड कि जो किसी एक कंट्री के नाम पर ये किसी ओशन का नाम रखा गया है, ठीक है। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसका शेप जो है वो ट्रायंगल बेसिस पर है। दिस इज़ द जो ये है हमारे जो कॉन्टिनेंट है, ये टच है से अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इंडियन कॉन्टिनेंट, एशिया, ठीक है। तो ये 3 कॉन्टिनेंट है। और अगर हम बात करें साउदर्न एशिया,
साउदर्न ओशन की, तो साउदर्न ओशन की बात करें यहाँ पर, तो इट इज़ ऑल्सो कॉन्टिनेंट एंड अंटार्कटिक सी एंड एक्सटेंडेड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। एंड अगर हम यहाँ पर आर्टिक सी की भी बात करें, तो आर्टिक सी जो है वो यहाँ रिलाई करता है। इट्स लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल एंड सराउंडेड द नॉर्दर्न पोल, एकदम नॉर्दर्न पोल की साइड है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन, ये कनेक्टेड है किससे? पैसिफिक ओशन से, बाय द नैरो स्ट्रेच ऑफ सैलो वाटर, जिसे हम किस के नाम से जानते हैं? बेरिंग स्ट्रेट के नाम से। दिस इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ओके, यूरेशिया का मतलब मैंने बता ही दिया था कि ईस्टर्न एंड प्लस यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर हम यूरेशिया बोलते हैं। और यूरेशिया को कौन सा जो माउंटेन है वो डिवाइड करता है? तो वो करता है यूराल माउंटेन। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं एटमॉस्फेयर की ओर। तो एटमॉस्फेयर को जानने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पता करना होगा, एटमॉस्फेयर को जानने के लिए हमें क्या पता करना होगा? हमें पता करना होगा कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होती है? बहुत सारी गैसेस होती हैं, उसकी लेयर्स होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ये एक ही तरीके से हमारा जो थिन ब्लैंकेट का काम करती है इन द एयर, एंड इट इज़ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट, जो कि हमें प्रोवाइड करती है एयर, सो दैट वी कैन ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम अस फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सन रेज। तो हमें सन रेज से भी बचाने का काम करती है। अगर हम एटमॉस्फेयर के एक्सटेंड अप की बात करें, तो इट इज़ द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स ऑन द कंपोजिशन। इसमें क्या कंपोजिशन होता है? टेम्परेचर होता है एंड अदर प्रॉपर्टीज़ मिली हुई होती हैं, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अगर हम अर्थ के सरफेस से, ठीक है, अर्थ के सरफेस से, सपोज दिस इज़ अर्थ, जहाँ पर हम सपोज जहाँ से मैं खड़ी हूँ और वहाँ से हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की साइड जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? हम इसे क्या बोलेंगे? टोपोस्फेयर। जैसे कि अगर हम यहाँ पर यू कैन सी दिस इज़ पिक्चर, सॉरी, yes, you can see this. yes, यहाँ पर सारे मतलब ये दिस इज़ सरफेस, यहाँ पर ग्रीन ग्रास है, फॉरेस्ट है, होम्स हैं सबके, एंड ये सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ से अगर हम टोपोस्फेयर पर जाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ऑल्सो टोपोस्फेयर। यहाँ पर आराम से हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन पर प्रॉपर क्वांटिटी में हमें मिल रही है। एंड अगर हम जैसे ही ऊपर की साइड जाएंगे, एलिवेशन में जाएंगे, तो हमारा जो है ऑक्सीजन जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाएगी। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, अगर हम यहाँ से ट्रोपोस्फेयर से, ये हमारा जो लगभग 50 किलोमीटर अब मतलब 0 से 50 किलोमीटर की दूरी पर अगर हम जाएंगे, एल्टीट्यूड पर जाएंगे, तो यहाँ पर इट्स ओके, इट्स कॉल्ड ऑल्सो टोपोस्फेयर। यहाँ पर हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे हम 500 से लेकर 120 तक जाएंगे, 110 तक जाएंगे, तो इट्स कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में क्या चलता है? एरोप्लेन चलता है इजीली, क्योंकि जो हमारा क्लाउड्स है, क्लाउड्स जो है स्ट्रेटोस्फेयर से नीचे की साइड होता है, बट जैसे ही जो प्लेन है वो कहाँ कंफर्ट हो जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में हो जाता है जाकर। ठीक है, अगर हम बात करें टोपोस्फेयर, देन अगर हम उसकी बात करें कि 99 जो % है कंपोजिशन ऑफ द गैसेस का, जैसे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, जैसे कि
नाइट्रोजन जो है वो 78% हाँ यहाँ पर होता है, एंड ऑक्सीजन जो हमें मिलता है वो 21% मिलता है। एंड अदर गैसेस जैसे लाइट कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, नेग्रॉन एक्सेट्रा, तो ये सारी जो गैसेस हैं वो ओनली 1% है या लेस देन 1% टोटल मिला के, उन सब गैसों का, उन गैसों का कंपोजिशन को मिला के। अगर हम यहाँ पर ये भी बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें किस लिए मिलता है कि थ्रू परसेंट मिनट अमाउंट इट इज़ इम्पोर्टेंट एब्जॉर्ब द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। हाँ, जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर सके, ताकि जो प्लैनेट है उसे थोड़ा वार्म रख सके। इट ऑल्सो इट्स ऑल्सो नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। जो अगर हम प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या करें, इजीली, क्योंकि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। एंड अगर हम डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करें तो विद द हाइट जैसे कि इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल, जो सी लेवल पर होती है, जो ऑक्सीजन वगैरह है या एटमॉस्फेयर गैसेस है, उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम लेवल की बात करें, जैसे कि सपोज अगर हम माउंट एवरेस्ट पर जा रहे हैं या फिर किसी और माउंट पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो या फिर क्वांटिटी है वो थोड़ी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, और हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और तभी हम क्या करते हैं कि सिलेंडर लेकर जाते हैं ऑक्सीजन का, ताकि हम ब्रीथ प्रॉपर कर सकें जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर पहुँचे, ठीक है। दिस इज़ वन थिंग, एंड दिस इज़ वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये नहीं है कि हर जगह एक ही क्वांटिटी में हमें ऑक्सीजन मिल रही है, नहीं, इट इज़ वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, सम एरियाज ऑल्सो एक्सपीरियंस द लो प्रेशर। तो ये जो एयर मूवमेंट है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये क्या करता है, हमें जो विंड है वो उसका करता है। जैसे कि सपोज इक्वेटर है, इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा लो प्रेशर होता है। अब अगर हम जैसे जैसे क्योंकि इक्वेटर सबसे वार्म होता है, तो वार्म में क्या आती है, हवा जो है वो हल्की हो जाती है। बट अगर हम जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाएंगे तो हवा में थिकनेस आ जाती है, थोड़ी हवा हैवी हो जाती है, तो उसे हम हाई प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। जो विंड है वो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर में जाती है, एंड हाई प्रेशर लो प्रेशर की ओर जाता है। जैसे कि अगर सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल है जो कि मेरे माइंड में चल रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी, समर है एंड समर में बहुत ज़्यादा हीट, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, एंड हम क्या करते हैं, एसी चलाते हैं। बट एसी चला के हम क्या करते हैं, सारे विंडो वगैरह सब क्लोज़ कर देते हैं, ताकि जो है जो अर्थ का प्रेशर है वो हाई रहे। बट जैसे ही हम अगर विंडो ओपन कर देते हैं तो हमें जो बाहर की गर्मी है, बाहर का लो प्रेशर है वो अंदर आ जाता है, और जो अंदर का हाई प्रेशर है वो आउटसाइड में फैल जाता है, जो कि हमें एसी का कोई बेनिफिट हमें फील नहीं होता। तो यहाँ पर हम इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक। और बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर में मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में बोला था कि जो 3 कंपोनेंट्स हैं, अर्थ, वाटर एंड लैंड, वाटर एंड एयर का, तो यहाँ जहाँ ये 3 कंपोनेंट्स होंगे वहीं पर हमारी सर्वाइवल लाइफ होगी। एनी काइंड ऑफ स्पीसीज, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसे इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि फ़िश होती है, फ़िश जो है वो ओशन में होती है, लेकिन फ़िश जो है उसके ऊपर ह्यूमन बीइंग या फिर अदर एनिमल्स वगैरह रिलाई करते हैं फ़िश के ऊपर। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा फूड चेन के बारे में, जैसे कि चूहा है वो बिल्ली खा जाती है, बिल्ली है वो शेर खा जाता है, मतलब इस तरीके से सर्कल को चलता है। हम बात करें बायोस्फीयर की, तो बायोस्फीयर में क्या होता है, जो नैरो जोन है जिसमें 3 कंपोनेंट्स मिले हुए होते हैं, जैसे कि वाटर, लैंड एंड एयर। तो इन सबका कंपोनेंट एग्जिस्ट होता है प्लैनेट्स के अंदर, तो वो उस छोटे से जोन को हम बोलते हैं बायोस्फीयर।
हम ओनली अगर हमें लैंड ही लैंड दिया जाए और हमें गैसेस ना दिया जाए, ऑक्सीजन ना दिया जाए, तो हम तब भी अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते गाइस। एंड उसी तरीके से एटमॉस्फेयर, अगर हमें गैसेस दे दिया जाए तो और हमें लैंड ना हो तो हम क्या सरवाइव कर सकते हैं? कैन यू इमेजिन? मैं तो नहीं कर सकती। तो इसी तरीके से हमें इसी तरीके से हमें बायोस्फीयर की ज़रूरत होती है। बायोस्फीयर से, क्योंकि हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इंटरकनेक्टेड, सॉरी, ऑल स्पीसीज आर इंटरकनेक्टेड। एज ए ह्यूमन स्पीसीज वी आर connected to animals, plants, and we are survival from the plants, animals and species, like all the things. So इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो छोटा सा जो स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे, चाहे वो छोटा माइक्रोब्स हो या फिर बैक्टीरिया हो, ह्यूज मेमल्स हो, तो हमारी जो है ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द लिविंग ऑफ द लाइफ। ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर। मैंने जैसे बोला कि सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं और बायोस्फीयर में हम सरवाइव करेंगे। अदरवाइज अगर एक भी चीज़ मिसिंग है तो वी कैन नॉट इमेजिन टू लिव लाइफ। ओके, अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म की, तो ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर मेनली ब्रॉड डिवाइडेड इनटू द प्लांट्स किंगडम, एनिमल्स किंगडम एंड थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, इन द सम वेज ऑफ द अदर्स। अगर एग्जांपल की बात करूँ मैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, फुलफिलिंग जो है वो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करता है। फॉरेस्ट जो है वो हमारे किस काम आता है? वुड्स हमें मिलती है उससे, ताकि हम क्लियरिंग लैंड करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, ताकि हम उसे फ्रूट्स खा सकें, वेजिटेबल्स खा सकें, जो कि हम डेली लाइफ में हम विदाउट फ्रूट्स, विदाउट वेजिटेबल वी कैन नॉट इमेजिन कि वी आर सस्टेन इन दिस अर्थ। अगर हम ये सारे सॉइल्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट सॉइल वी कैन नॉट ग्रो द प्लांट्स। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ों को बिल्कुल इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो विदाउट एनी, किसी भी चीज़ को अगर हमने स्किप कर दिया तो हम अपनी लाइफ को बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते कि वी आर सर्वाइव। और अगर सपोज अगर हमारे पास ये सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, तो देखते हैं ना कि एक बार आ जाता है तो फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं उससे इफ़ेक्टेड होते हैं, उससे कई बार बहुत सारे लोगों की जान तक चली जाती है। तो हम क्या करते हैं कि उसे रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं थ्रू द इवैक्यूएशन ऑफ द टीम। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। अगर हम इंडस्ट्री की भी बात करें तो इंडस्ट्री क्या इमिशन करती है, नाइट्रोजन वगैरह जो केमिकल्स हैं वो करती हैं। कई बार जो है पेस्टिसाइड्स होता है, और पॉल्यूशन के कारण, जैसे कि अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था, तो जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई थी लोगों को एस्थमा हो गया था। तो इस तरीके की बहुत सारे कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत सारी बीमारी जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। वी कैन सी इजीली एवरीवेयर इन सराउंडिंग आवर नेबर्स। एंड अगर हम इसके बैलेंस की बात करें तो हमें इन सब में बैलेंस होना ज़रूरी है, 3 कंपोनेंट्स में। अगर कोई भी एक एक्सेसिव हो गया, जैसे कि गैसेस जो है वो एक्सेस हो गई, तो फिर हम ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें डिफरेंट टाइप की बीमारी का इजाद हो जाएगा, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है। तो इसी तरीके से हम एटमॉस्फेयर को बिल्कुल बैलेंस वे में रखना बहुत ज़रूरी है, और तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो बायोस्फीयर। आई होप गाइज यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। तो मैं एक्सपेक्ट कर कि आप लोग सभी समझ गए होंगे। बट अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, मुझे सजेशन दीजिए कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगी। बट गिव योर फीडबैक। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ thumbs up and subscribe my channel. Press the bell icon. Don't forget to give your valuable comments in the comment section. Spread it with your friends.
family and relatives. Okay, so thank you so much